नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बहुमुखी साहित्यकार श्री तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी सहयात्री। तेजेंद्र शर्मा जी का साहित्यिक अवदान बहुआयामी है। वे कथा, कविता, गज़ल, नाटक और अनुवाद में समान रूप से दक्ष हैं। उनकी कहानियाँ सामाजिक यथार्थ, प्रवासी जीवन की जटिलताएं, स्त्री अनुभव, वैश्विक पहचान और भारतीय मानसिकता के विविध पहलुओं को उभारती हैं। आज प्रस्तुत है उनकी कहानी सहयात्री, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। अमर सिंह भल्ला 38 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर हो गए। अचानक उनके पास अपने बारे में सोचने का बहुत सा समय बचने लगा था। अब तक तो उन्हें सरकारी बंगला या फ्लैट मिलते रहे थे, कभी घर खरीदने के बारे में सोचा ही नहीं था। मगर अब तो सोचना आवश्यक था। दिमाग में ये भी था कि अपने शहर देहरादून वापस चले जाएं। वहाँ तो अपना पैतृक घर है। मगर पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में ही पोस्टिंग थी। अब दिल्ली से बाहर रहने का विचार ही परेशान करने लगता था। उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद द्वारका सेक्टर 3 के बालाजी अपार्टमेंट में पहली मंजिल पर फ्लैट खरीदा था। उनका मानना था कि ग्राउंड फ्लोर पर शोर शराबा, ऊपर वालों का कचरा सभी परेशान करते हैं। पहली मंजिल पर पहुंचने के लिए अधिक सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ती। वैसे तो बिल्डिंग में लिफ्ट भी मौजूद थी, इसलिए पहली मंजिल पति पत्नी के लिए पूरी तरह से माकूल रहेगी। नीलम जी ने पैसों और प्रॉपर्टी का जिम्मा अपने पति के सिर पर छोड़ रखा था। उन्हें बस उपन्यास पढ़ने का शौक था। जब तक धर्मयुग और सारिका जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित होती रहीं, वे उनमें प्रकाशित हर कहानी को पढ़ती थीं। फिल्मी गाने उनके होठों पर दिन भर यात्रा करते। उन्हें भी पति की बात जच रही थी कि सोसाइटी फैली हुई है, गगनचुंबी नहीं है। उनका बेटा अमनदीप और उसकी पत्नी रूबी अमेरिका से खास तौर पर आकर अपने मम्मी पापा का नया घर उनके टेस्ट के मुताबिक सजाने आए थे। पर्दे, कालीन, अलमारियाँ, पंखे, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी सब नया लिया था, अल्ट्रा मॉडर्न। पूरा घर उजले रंगों से सजाया ताकि बुढ़ापे की महक से जीवन बदरंग न होने पाए। नीलम जी सोचती कि भगवान ने कितनी साफ़ सुथरी और फरमाबरदार औलाद दी है। उनकी बेटी प्रीति कनाडा में अपने पति और 2 बच्चों के साथ टोरंटो शहर में रहती है। ब्रैम्पटन में उसने अपने पति के साथ मिलकर 5 बेडरूम का घर बनाया था। दोनों डॉक्टर हैं। अमनदीप और प्रीति बार बार गुजारिश करते कि माँ बाप उनके पास आकर रहें, मगर भल्ला साहब और नीलम को अगर प्यार था तो बस अपनी दिल्ली से। नौकरी के दौरान उनको आर.के. पुरम में सरकारी फ्लैट मिला हुआ था। कभी घर खरीदने जैसी समस्या सामने आई ही नहीं। बस सारी कमाई बच्चों को पढ़ाने में लगाते रहे और उसी गाढ़े पसीने की कमाई को देखकर भल्ला दंपति विभोर होते रहते। दोनों की सुबह की शुरुआत खासी रोमांटिक रूप से शुरू होती। सुबह 6 बजे उठना, ब्रश करना, गर्मा गर्म चाय के साथ 2-2 बिस्कुट लेना। बच्चे उन्हें डाइजेस्टिव बिस्कुटों की आदतें डाल गए थे। अब हर जगह आसानी से मिल भी जाते हैं। बस वही चोकर से भरे 2 बिस्कुटों के साथ होती थी सुबह की शुरुआत। साथ ही होती बातें, कुछ पुरानी और कुछ नई। उसके बाद दोनों निकलते सुबह की सैर के लिए। दोनों ने ट्रैक सूट खरीद रखे थे, भारी भी और हल्के भी। हल्के वाले गर्मियों के लिए और भारी वाले सर्दियों के लिए। जूते उनके बच्चे तय करते थे। सैर के लिए एसिक्स के जूते, जो पैरों की ऐसी देखभाल करते जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। अमनदीप को उसके डॉक्टर ने ही एसिक्स कंपनी के जूते सुझाए थे। पिछली बार तो द्वारका के 14 सेक्टर के वेगास मॉल से जूते खरीदे गए थे। बच्चे अगर माँ बाप की परवाह करने वाले हों तो माँ बाप के कदमों तले की ज़मीन का खुरदरापन स्वयं ही मुलायम हो जाता है। भल्ला साहब का परिवार देश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था। कांग्रेस की सोच से बिल्कुल सहमत नहीं हो पाते थे। सेक्युलरिज्म उन्हें कभी समझ नहीं आया। इसे वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड मानते थे। साफ शब्दों में कहते कि अगर सब धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ रह पाते तो भला इतने सारे धर्मों की ज़रूरत ही क्या है। सब दुकानें हैं, अपना अपना माल दूसरे से बेहतर बताने की दुकानें। उनके मित्र उन्हें राष्ट्रवादी कहकर मजाक उड़ाते और वे कभी समझ नहीं पाए कि राष्ट्रवादी होने में बुराई क्या है। नीलम जी कभी इस बहस में पड़ती नहीं थीं। वे नेटफ्लिक्स पर पुरानी फिल्में देखकर अपने आप को प्रसन्न रखती। उनकी प्रिय फिल्में ब्लैक एंड वाइट ज़माने की विमल रॉय, गुरुदत्त, हर्षिकेश मुखर्जी की फिल्में थीं। वे निर्देशक देखकर फिल्में देखती। नायक नायिका कोई भी हों, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
लेकिन फिर भी राज कपूर और नरगिस को देखकर उन्हें महसूस होता कि प्रेमी हो तो बस ऐसे हों। वैसे उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी, मगर उन्हें नौकरी करने जैसी कोई इच्छा कभी जागृत नहीं हुई। बस पूरी शिद्दत से अपने बच्चों का लालन पालन करती रही थीं। पति पत्नी हर विषय पर बात करते थे। एक विचित्र सा सुख उन दोनों के चेहरों पर विराजमान रहता। नीलम जी की बातों में हल्का सा व्यंग का पुट माहौल को गुदगुदा देता था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा, उनके स्कूल में दाखिले से लेकर विषय चुनने तक में माँ की भूमिका सक्रिय और महत्वपूर्ण होती। पुत्र को डॉक्टरी का शौक नहीं था तो उसे कॉमर्स पढ़ाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवाया। पुत्री को विज्ञान का शौक था तो उसे डॉक्टरी पढ़वाई। मगर अब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर उन पलों की भरपाई कर रहे हैं जो कहीं पीछे छूट गए थे। दोनों बहुत बार दोपहर का भोजन हरे कृष्णा मंदिर में जाकर ग्रहण करते। वे दोनों 3 से 13 करते दिखाई देते। घर सेक्टर 3 में और मंदिर सेक्टर 13 में। जाहिर है कि 3 से 13 तो करना ही होगा। उन दोनों ने पूरे जीवन में शायद ही किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी की होगी। उन्हें ना तो दूसरे लोगों से शिकायत थी और ना ही अपने जीवन से। अब तो तकनीक ने ऐसे ऐसे कमाल कर डाले थे कि बच्चों और पोते पोतियों से वीडियो के जरिए रोज़ाना ही मुलाकात हो जाती थी। दिल्ली दोनों का प्रिय शहर, तो जाहिर है कि दोनों हर समय उस जगह को देख लेना चाहते थे जिसे जिम्मेदारियों के कारण दोनों कभी देख नहीं पाए। दिल्ली पुरानी हो या नई, दोनों के दिलों में बसती थी। उनके विवाहित जीवन की 40वीं वर्षगांठ थी। मन चाह रहा था कि इसमें बच्चों को शामिल अवश्य होना चाहिए। भल्ला साहब जानते थे कि हवाई जहाज़ के किराए बहुत महंगे होते हैं, इसलिए कह नहीं पा रहे थे। मगर नीलम जी ने बेटी के कान में बात डाल दी। प्रीति ने अपने भाई से बात की और दोनों भाई बहन परिवार समेत पहुंच गए दिल्ली। कनॉट प्लेस के खूबसूरत से बैंक्वेट हॉल कनॉट रॉयल में सभी मित्रों और रिश्तेदारों को अमेरिका से ही न्योता भेजकर आए थे। अमर वेट्स नीलम के बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। बहू रूबी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि 40वीं सालगिरह को रूबी एनिवर्सरी कहते हैं। सब रूबी को रूबी की बधाई दे रहे थे। जिन रिश्तेदारों से मिले एक लंबा सा अरसा हो गया था, वे सब पहुँचे बधाइयाँ देने। 3 पीढ़ियाँ एकत्रित हुई थीं। सब नृत्य कर रहे थे। एक खुशी भरा शोर था वहाँ। अभी पुत्र और पुत्री को गए सप्ताह भर ही हुआ होगा। उस रात नीलम जी ने नेटफ्लिक्स पर पुरानी फिल्म मेरा साया देखी। फिल्म वैसे तो रहस्यात्मकता लिए थी, मगर साधना के किरदार की मौत ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि यदि उनकी मृत्यु हो गई तो भल्ला साहब का क्या होगा। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते। मन चाह रहा था कि पति से इस बारे में बात की जाए, मगर इस तरह की दर्द भरी बात करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। रात भर सो नहीं पाई नीलम जी। दिमाग में यही बात मंथन किए जा रही थी। हैरानी की बात यह कि उनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि भल्ला साहब भी तो पहले जा सकते हैं। सुबह उठने का समय हुआ तो नीलम जी को सिर में दर्द महसूस हो रहा था। अमर सिंह भल्ला अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए तबीयत का हाल पूछने लगे। चलो मैं चाय बना लाता हूँ, चाय पीकर तुम्हें बेहतर महसूस होगा, तब तक तुम दांत साफ कर लो। नीलम जी उठने का प्रयास कर रही थीं, मगर उठने में दिक्कत महसूस हो रही थी। बदन जैसे ढीला सा हुआ जा रहा था। जी मिचला रहा था। लगा शायद उल्टी हो जाएगी। हिम्मत करके पाँव बिस्तर से उतार कर नीचे रखा तो लगा जैसे कि बाह में झन झन सी महसूस हो रही है। धीरे धीरे टांगों में भी महसूस होने लगी। मन चाह रहा था कि वापस बिस्तर पर लेट जाएं, मगर पति के साथ सुबह की चाय और सैर का तो रूटीन था। वो उठ खड़ी हुई, दांत ब्रश किए, अपने टूथपेस्ट की ट्यूब देखी। पिछले 30 वर्षों से यही पेस्ट इस्तेमाल कर रही हैं। उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। वीको वज्रदंती। रात होती वीको टर्मरिक क्रीम के साथ और सुबह वज्रदंती के साथ। कुछ बातें किस तरह जीवन के साथ स्थायी रूप से बंध जाती हैं। भल्ला साहब ने आवाज़ दी, नीलम जी चाह तैयार है। नीलम जी आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गईं। भल्ला साहब ने चाय उनके सामने रख दी। नीलम जी ने चाय का कप उठाया और पहला घूंट भरने का प्रयास किया। चाय का प्याला उनके होंठों तक पहुंच नहीं पाया, छूटा और गिर गया। अचानक नीलम जी को महसूस हुआ कि उनके बाजू में ताकत ही नहीं है, बस गिरती जा रही हैं। कुछ बोलना चाह रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। दाईं आंख से कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा था। मुंह से कुछ गर्र गर्र की सी ध्वनि निकल रही थी। चक्कर आने लगा था और वे धड़ाम से नीचे गिर गईं।
इससे पहले कि भल्ला साहब को समझ पाते, नीलम जी जमीन पर पड़ी थीं। शरीर का दायां भाग ऐंठता जा रहा था। वे भौचक थे कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने जोर से पत्नी का नाम लेकर पुकारा, नीलम जी की होया? नीलम जी कुछ बोलो ना, होया की है? कुछ समझ नहीं आया तो पत्नी के हाथ पांव मलने लगे। नीलम जी लगभग बेसुध पड़ी थीं। अमर सिंह भल्ला ने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जिस इंसान से वे सबसे अधिक प्यार करते थे वो अचानक उनके सामने इस हालत में पड़ा था। पहले तो उनके अपने हाथ पांव फूलने लगे, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। नीलम जी को किसी तरह पलंग तक पहुंचाया। आसान काम नहीं था। नीलम जी के शरीर का दायां भाग जैसे निर्जीव होकर लटक सा गया था। सेक्टर 6 में मणिपाल अस्पताल है, वहीं इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इलाज की शुरुआत की, मगर जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका था। स्पेशलिस्ट ने भल्ला साहब को बताया कि उनकी पत्नी को स्ट्रोक हुआ था और उनके शरीर के दाएं भाग को लकवा मार गया है। स्ट्रोक के बाद अस्पताल तक आने में समय कुछ अधिक लग जाने से क्षति काफ़ी गहरी हो गई है। अब इनको ठीक होने में समय लगेगा, तब तक देखभाल की आवश्यकता रहेगी। वे कुछ समय के लिए अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगी। सुबह की चाय के समय डाइनिंग टेबल पर 5 मिनट में जो नुकसान हुआ था वो अब सारे जीवन भुगतना होगा। अभी तक तो बच्चों को सूचना तक नहीं दे पाए थे। बच्चों को फ़ोन किया। दोनों बच्चों की प्रतिक्रिया एक सी ही थी। बेटा और बेटी दोनों ही वापस आने को उत्सुक थे, मगर भल्ला साहब ने समझाया कि अभी तो होकर गए हो, दोबारा लाखों का खर्चा क्यों करते हो? मैं संभाल रहा हूँ। अगर प्रीति कोई दवा बेहतर समझे तो भिजवा दे, अपने वहाँ के कंसल्टेंट से बातचीत कर ले। बच्चे बहुत परेशान थे अपनी माँ के लिए। यहाँ जो भी रिश्तेदार या दोस्त मिलता, सबके पास सलाह की पुड़िया मौजूद रहती। नीलम जी को आयुर्वेद में अधिक विश्वास था, इसलिए भल्ला जी ने केरल से मसाज करने का तेल मंगवाया। अब उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। अब तो सुबह उठकर नीलम जी को बिस्तर पर ही पॉट लगाकर निवृत्त करवाना होता। उठाकर कुर्सी पर बिठाकर ही दांत साफ करवाते। माउथ वॉश का प्रयोग बढ़ गया था। डॉक्टरों ने एक सूची लिखवा दी थी, नीलम जी क्या खा सकती हैं और क्या नहीं। बचपन से सुनते आ रहे थे, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मगर यहाँ तो सेब के खाने पर ही पाबंदी लगा दी थी। पपीता, चीकू, अनार और केला, बस यही 4 फल। नीलम जी के लिए भोजन चबा पाना आसान काम नहीं था। अपना भोजन बाईं ओर से ही निगलना होता था। बेटे ने एक नर्स लगवाने की बात कही। भल्ला साहब ने मना कर दिया। अरे बेटा, मेरे से बेहतर नर्स तुम्हारी माँ के लिए और कौन हो सकता है? उसने इतने साल सेवा की है मेरी, अब मेरी बारी है, मैं भला कैसे पीछे हट सकता हूँ? मगर खाना बनाने के लिए अब एक महिला को रख ही लिया था। वो सुबह आती और भोजन बनाकर शाम तक चली जाती। सुबह के नाश्ते में उपमा या दलिया ही खा पाती थी नीलम जी। अभी अपना कोई भी काम स्वयं करने की स्थिति में नहीं थी, और अमर सिंह भल्ला उनका हर काम इतनी शिद्दत से पूरा करते कि नीलम जी की आंखें अधिकतर नम रहतीं। बच्चे हर रोज़ अमेरिका और कनाडा से वीडियो कॉल करते। माँ का चेहरा देखे बिना उन्हें तसल्ली नहीं होती थी। अभी हालात ठीक तरह से नियंत्रण में आ ही रहे थे कि पूरे शहर में शोर सा मच गया। सड़कें सुनसान होने लगीं, रास्ते खामोश से हो गए, लोगों के चेहरों पर मास्क चढ़ गए, पूरी दुनिया में कोहराम सा मच गया। एक नई विश्वमारी ने दस्तक दे दी थी। परेशानी ये थी कि इस बला के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। जब जानकारी ना हो तो समझदारी कहाँ से पैदा की जाए? सबसे पहला काम किया कि नीलम जी की मालिश भल्ला साहब स्वयं करने लगे। उनके लिए खाना भी वो खुद ही पकाते। डर इस बात का कि कहीं नीलम जी को कोविड ने अपनी गिरफ्त में ले लिया तो उनकी देखभाल करना असंभव हो जाएगा। नीलम जी की आवाज़ अभी तक लौटी नहीं थी। वे बस खाली आंखों से पति को निहारती रहती। उनके मन में पूरी तरह से विरोधाभासी विचार घुमड़ते रहते। कभी सोचती वो कितनी भाग्यशाली हैं कि उसे भल्ला जी जैसे पति मिले, तो दूसरे ही पल सोचने लगती कि उनके पति की किस्मत कितनी खराब है कि उन्हें इस तरह अपनी बीमार पत्नी की तीमारदारी करनी पड़ रही है। अब तो उड़ानों पर भी प्रतिबंध लग चुका था। दिल्ली एयरपोर्ट पर सन्नाटे की आवाज़ों ने कब्जा कर लिया था। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों पर कोविड नाम के शैतान ने बड़े बड़े ताले लगा दिए थे। पुजारी, पाठी, मौलवी और पादरी भी परेशान थे। शायद मन में ये डर भी सता रहा होगा कि कहीं लोगों को भगवान की सच्चाई न मालूम पड़ जाए। मगर भल्ला साहब की चौकन्नी देखभाल से वक्त गुजर गया।
मन में कहीं एक उम्मीद का दिया भी जलने लगा था कि जब नीलम जी इतनी बड़ी महामारी से बच गईं तो शायद भगवान कोई संदेश दे रहा है कि अब वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इस बीच भल्ला साहब को अपने मुल्क पर अभिमान करने का मौका भी मिल गया। उनके देश ने दुनिया को 2-2 वैक्सीन बनाकर दिखा दिया। वैक्सीन एक नया शब्द ज़बान पर चढ़ रहा था। वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि मुफ्त लग रही थी। रिटायर्ड लोगों को तो प्राथमिकता दी जा रही थी। भल्ला साहब सोच में पड़ गए, क्या नीलम जी को वैक्सीन लगवानी चाहिए? अगर आने जाने में ही उन पर कोरोना ने हमला कर दिया तो क्या होगा? दूसरा सवाल ये कि क्या उन्हें स्वयं वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए? स्थिति अनिर्णय की बनी हुई थी। फिलहाल तो नीलम जी की मसाज का समय हो गया था। इस दूसरी वेव ने तो कहर ही ढा दिया था। सब यही सोच रहे थे कि बला टल चुकी है, मगर जो टल जाए वो बला ही कैसी। इस बार महामारी दोगुनी ताकत के साथ वापस आई थी। अस्पतालों में मरीजों के तांते लगे हुए थे। डॉक्टरों को शायद स्वयं भी नहीं मालूम था कि वे इलाज किस बीमारी का कर रहे हैं। समझने की प्रक्रिया जारी थी। आम आदमी को समझाया जा रहा था कि ये एक भयंकर किस्म का फ्लू है जो जानलेवा है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सबकी ज़बान पर थे। समस्या तो ये थी कि मुर्दे जलाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे। मुर्दे रिश्तेदारों की प्रतीक्षा कर रहे थे और रिश्तेदार मुंह छिपाते बच रहे थे। एक एक कब्र में कई कई मुर्दे दफनाए जा रहे थे। मालिश करते करते भल्ला साहब अपनी पुरानी यादों में खो जाते। जब पहली बार नीलम जी को छुआ था तो कैसा रोमांच हुआ था। आज भी कुछ कम तो नहीं हो रहा। मन चाह रहा है कि नीलम जी के शरीर से वैसी ही प्रतिक्रिया मिले। नीलम जी का मन भी तो यही चाहता है, मगर शरीर साथ ही नहीं देता। उनका शरीर तो बिगड़े हुए बच्चों से भी कहीं अधिक उद्दंड तो उनका अपना शरीर हो गया था। उनके दिमाग या दिल की कुछ सुनता ही नहीं था। दोपहर को अचानक भल्ला साहब को एहसास हुआ कि उनके गले में खराश सी हो रही है। नाक भी बंद सा हो रहा था। हल्का सा बुखार भी लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे बदन में दर्द का एहसास बढ़ता जा रहा था। सांस लेने में भी कठिनाई सी हो रही थी। अपने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। भल्ला साहब, मामला गड़बड़ है। तुसी सवेरे सवेरे हस्पताल जाके अपना टेस्ट करवा लो। लगता है कि तुसी भी लपेटे बिच आ गए। हाँ, एक गल होर, जरा भरजाई तो दूर रहना, उन्होंने भी वायरल पकड़ सकता है। भल्ला साहब को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या हो। पहले बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने पहले माँ का हाल पूछा, फिर अपने बाबूजी का। बेटा जी, मुझे भी हो गया है। अभी थर्मामीटर लगाया है, 103 है। लगातार बढ़ रहा है। बदन में बुरी तरह से दर्द हो रहा है। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। बाबूजी, डॉक्टर कपूर से बात कर लीजिए, वो आपको सही राय देंगे। बाबूजी, यहाँ तो सारी फ़्लाइटें कैंसिल की हुई हैं। अमेरिका और कनाडा में तो बुरा हाल है। समझ नहीं आ रही कि कैसे आपके पास उड़कर पहुँच जाऊँ। बेटे ने भी कुछ ऐसा ही कहा। आज वीडियो कॉल नहीं की थी। अपनी बीमार शक्ल दिखाकर बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते थे। रात को ना चाहते हुए भी पत्नी को भोजन तो खिलाया ही। उनका मुँह पोंछा, गुनगुना पानी पिलाया, जाकर दूसरे पलंग पर लेट गए। जब से पत्नी को स्ट्रोक हुआ था उनको अलग पलंग पर सुलाते थे, कहीं जरा सी भी हरकत से उनकी नींद न खुल जाए। मगर आज जो खांसी उन्हें स्वयं आ रही थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह की खांसी है। जैसे कोई गला दबाए जा रहा हो। छाती धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। शरीर बेजान हुए जा रहा था। भल्ला साहिब कोशिश कर रहे थे कि बेहोश ना होने पाएँ। सुबह उठकर नीलम जी की सफाई करनी है, उन्हें चाय बनाकर पिलानी है। सुबह हो गई। नीलम जी प्रतीक्षा कर रही थी कि भल्ला साहब आएंगे और उन्हें प्यार से उठाएंगे। सुबह की चाय का टेस्ट तो भल्ला साहब के हाथ और शरीर की खुशबू से ही बनता है। वक्त की सुई खिसकती जा रही थी। भल्ला साहब बिस्तर से उठे ही नहीं। नीलम जी ने आवाज़ देनी चाहिए, बस घरघराहट ही सुनाई दे रही थी। उनके पास तो फ़ोन भी नहीं रहता था। अगर फ़ोन करना भी चाहें तो कैसे करें। उनका मन ये सोच कर ही दहल गया कि कहीं भल्ला साहब को कुछ हो तो नहीं गया। फिर भी प्रतीक्षा करती नहीं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अभी भल्ला साहब बिस्तर से उठेंगे और आकर उनका हाल पूछेंगे, उनकी सफाई करेंगे, चाय पिलाएंगे, मगर कुछ भी तो नहीं हो रहा था। कमरे में सन्नाटे का शोर नीलम जी को परेशान किए जा रहा था। किसी को आवाज़ें भी दे तो कैसे, किसी को बुलाएं भी तो कैसे। अब तो काम वाली बाई भी नहीं आती। अगर किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई भी तो नीलम जी दरवाज़ा खोलेंगी कैसे। अब और इंतज़ार नहीं करेंगी।
उठकर अपने पति का हाल जरूर देखेंगी। इतने लापरवाह तो कभी भी नहीं थे। कहीं बुखार बहुत ज़्यादा ना हो गया हो। अपनी मजबूरी पर गुस्सा भी आ रहा था। नीलम जी ने हिम्मत की। अपने शरीर को नीचे उतारने का एक व्यर्थ सा प्रयास। मन आशंकाओं से डरा जा रहा था। अपने आप को पलंग से नीचे गिरा लिया उन्होंने। घिसटते हुए अपने पति के पास पहुंची। अपने बाएं हाथ से उनके शरीर को हिलाया। बर्फ सा ठंडा शरीर। भल्ला साहब तो लंबी सैर पर निकल चुके थे, और वो भी अकेले। नीलम जी हैरान थीं कि उनकी बीमारी के बाद तो भल्ला साहब सुबह की सैर पर भी अकेले नहीं जाया करते थे, फिर आज अकेले कैसे? मन ही मन नीलम जी ने भल्ला साहब से कहा, तुसी कल्ले कित्थे टूर पे, मैनू भी ते नाल ले चलो। उन्होंने अपना सिर भल्ला साहब के शरीर पर रख दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सहयात्री। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।